हेलो एवरीवन, दिस इज़ नरेंद्र। वेलकम बैक ऑन सिविल ज्ञान। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीरीज़ की पार्ट 2 की शुरुआत करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्वेश्चन फर्स्ट होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले लाइक करें, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। व्हाट डू यू मीन बाई कंटिजेंसी इन डिपॉजिट वर्क्स? ऑप्शन है द रीअलॉटमेंट ऑफ फंड्स फ्रॉम वन वर्क टू अनदर वर्क इन द सेम डिवीजन। ऑप्शन बी द अलॉटमेंट ऑफ फंड्स टू द डिपार्टमेंट फॉर अ पर्टिकुलर वर्क। ऑप्शन सी द completed supply or work done at the time of measurement. Option D the incidental charge of a miscellaneous character that cannot be classified under any subhead but the cost is added. कंटीजेंसी में होता क्या है, कोई भी अनिश्चित काल की घटना को मान कर चलते हैं, क्या करते हैं, उसके चार्जेस को ऐड कर लेते हैं वर्क में। सो द ऑप्शन डी दैट इज the incidental charge of a miscellaneous character that cannot be classified under any subhead but the cost is added. That will be correct. Now the next question is question number 27. Which of the following is an assumption made in the theory of simple bending? थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग के एजम्पशन क्या क्या हैं? पहली बात तो ये इक्विलिब्रियम में होती है। इक्विलिब्रियम हुक्स लॉ को फॉलो करता है। हुक्स लॉ मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। होमोजीनस होता है, और इसमें क्या होता है, टेंशन और कंप्रेशन इक्वल लगते हैं। सो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शंस हैं द बीम इज इन इक्विलिब्रियम, बीम मटेरियल विद इन इलास्टिक लिमिट डज नॉट ओबे हुक्स लॉ, ये तो गलत है। द मटेरियल ऑफ बीम इज नॉट होमोजीनस, होमोजीनस नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, ये बता रहा है, लेकिन होता क्या, सिंपल बेंडिंग में होमोजीनस होता है मटेरियल। द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस वेरीज इन टेंशन एंड कंप्रेशन, टेंशन और कंप्रेशन में यंग्स मॉडुलस की वैल्यू, मतलब ई की वैल्यू कह रहा है वेरी करती है, लेकिन ये वेरी नहीं करती है सिंपल बेंडिंग में। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज द बीम इज इन इक्विलिब्रियम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28. Determine the position of center of pressure for a rectangular lamina of height h immersed vertically in water up to a depth h below the free surface. इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए थे वो गलत थे। सो इसको एसएससी जेई ने गलत करार करके इसके नंबर सबको दे दिए थे। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29. The presence of which of the following is a reason for temporary hardness of water? देखिए, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर होता किससे है? ये होता है कार्बोनेट हार्डनेस से। कार्बोनेट हार्डनेस वो होते हैं जिसमें जो हार्डनेस होती है वो इजीली रिमूव हो जाती है बाय बॉइलिंग करने से, या फिर लाइम को ऐड करने से हार्डनेस जो होती है वो जल्दी रिमूव हो जाती है। कार्बोनेट टेम्परेरी हार्डनेस, इट मीन्स कार्बोनेट हार्डनेस के एग्जांपल हैं, जैसे हो गया कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। फिर आ जाते हैं एक टेम्परेरी हार्डनेस, तो ये हमने बता दिया है। एक और होता है, दूसरा होता है परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस
जो कि होता है नॉन कार्बोनेट हार्डनेस की वजह से। इसके एग्जांपल हैं SO4 मतलब कि सल्फेट, NO3 मतलब कि नाइट्रेट, फिर हो गया क्लोराइड मीन्स Cl माइनस एटसेट्रा, मतलब बहुत सारे एग्जांपल हैं। सो ऑप्शन है नाइट्रेट, क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट। तो नाइट्रेट तो हमने बता ही दिया था, ये क्या होता है, परमानेंट हार्डनेस। क्लोराइड भी परमानेंट हार्डनेस हो गई, सल्फेट भी हो गया परमानेंट हार्डनेस। तो टेम्परेरी हार्डनेस के लिए बचा कौन सा, ऑप्शन डी, दैट इज कार्बोनेट हार्डनेस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30। द मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ अ लाइन इज फाउंड as 35 degree 45 minute 35 degree 45 minute if the declaration is 3 degree 45 minute east, the true bearing of line is, ऑप्शन है 39 डिग्री 30 मिनट, 129 डिग्री 30 मिनट, 50 डिग्री 30 मिनट, 32 डिग्री। सो हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये जो डिक्लाइनेशन दिया हुआ है ये हमारा डेल्टा से शो करते हैं इसको, और मैग्नेटिक बेयरिंग को हम MB से शो कर रहे हैं, MB। ठीक है, तो इसका पहले फिगर बनाते हैं। फिगर में क्या है, ये हमारा हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, इसमें हम ले लेते हैं दूसरे कलर से। इसमें जो ये 35 डिग्री 45 मिनट है, ये हमारी मैग्नेटिक बेयरिंग है, और ट्रू बेयरिंग डिक्लाइनेशन कितना हुआ, ये हमारा डेल्टा है। तो ये हमारा मैग्नेटिक बेयरिंग यहाँ से शुरू हो जाएगी, और मैग्नेटिक बेयरिंग है कितनी, 35 डिग्री 35 डिग्री, ये हमारी हो गई मैग्नेटिक बेयरिंग। ये हमारी मैग्नेटिक बेयरिंग हो गई। मैग्नेटिक बेयरिंग है, इसको हम मान लेते हैं थीटा, थीटा से, तो ये हमारी थीटा हो गई, और ये हो गया डेल्टा। अब ट्रू बेयरिंग निकालने के लिए, ट्रू बेयरिंग निकालने के लिए हम करेंगे क्या, देख तो लिए हैं कैसे क्या निकलता है, दोनों को ऐड कर देंगे। 35 डिग्री 45 मिनट प्लस 3 डिग्री 45 मिनट, सो आंसर विल बी ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज 39 डिग्री 30 मिनट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31, दैट इज which of the following is true in the case of फ्री होल्डर। फ्री होल्डर के केस में कौन सा करेक्ट है, तो ऑप्शन देखते हैं। अ फ्री होल्डर रिक्वायर्स टू पे पीरियाडिक पेमेंट रेगुलरली टू होल्ड द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। दूसरा है अ फ्री होल्डर इज एब्सोल्यूट ओनर ऑफ प्रॉपर्टी। ऑप्शन सी इज अ फ्री होल्ड ओनरशिप इज फॉर possession against payment and terminates as soon as the leased period is over. Option D, a freeholder possesses the occupational right for a specific period of duration. देखिए फ्री होल्डर होता क्या है, कोई भी ऑनर जिसकी खुद की प्रॉपर्टी हो उसे फ्री होल्डर कहते हैं। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, दैट इज अ फ्री होल्डर इज एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। Now the next question is question number 32, that is identify the one where the centroid of the section lies outside section। क्या है कि सेंट्रॉइड जो है ना CG, वो हमारा सेक्शन के आउटसाइड होना चाहिए। तो देखते हैं, ऑप्शन फर्स्ट है अनसिमेट्रिकल हाई सेक्शन। अनसिमेट्रिकल हाई सेक्शन ये हो गया, हमने ये ले लिया, तो इसका CG कहाँ लाई करेगा, इसका CG जो होगा लाई करेगा यहाँ पर कहीं, मतलब कि इसका जो सेंट्रॉइड है ये आउटसाइड सेक्शन नहीं हुआ। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला है सिमेट्रिकल आई सेक्शन। सिमेट्रिकल आई सेक्शन में
बिल्कुल सिमेट्रिक हो जाएगा, बिल्कुल सिमेट्रिक हो जाएगा। तो इसमें तो और सी जी इधर उधर नहीं लाई करेगा, ये तो बिल्कुल इसके सेंटर पे लाई कर जाएगा, ये सेंटर पे आएगा। ये भी आउटसाइड सेक्शन नहीं लाई कर रहा है। अब आ गए टी सेक्शन पे, देखते हैं टी सेक्शन। टी सेक्शन में भी इसका सी जी यहाँ पास कहीं होगा ऊपर की तरफ, लेकिन होगा कहाँ, सेक्शन के अंदर ही होगा। अब आते हैं एंगल सेक्शन पे। एंगल सेक्शन होता कैसा है, ये एंगल सेक्शन हमारा बन गया। एंगल सेक्शन का सी जी जो है वो लाई करेगा यहाँ पर कहीं। सो इसका सी जी जो होगा आउटसाइड सेक्शन होगा, दैट्स वाई ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, दैट इज एंगल सेक्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33, which of the following is an objective of aeration of water? वाटर के एरेशन के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, टू रिमूव टेस्ट एंड odors from the gases produced due to organic decomposition. Option B, to preserve hydrogen sulfide. Option C, to decrease the dissolved oxygen content of the water. Option D, टू इंक्रीज द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ऑफ द वाटर। देखिए एरेशन कराते किस लिए हैं कि उसमें से जो स्मेल वगैरह है, स्मेल वगैरह ये रिमूव हो जाए। और इसका टेस्ट जो है ज़्यादा ख़राब ना लगे। और इसमें होता क्या है कि जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है ये कम होती चली जाती है, क्योंकि केमिकल्स वगैरह डालने से। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का कंटेंट जो होता है हम लोग इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं एरेशन के द्वारा। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हानिकारक होती है, सो इट नीड्स टू डिक्रीज, दैट्स वाई द ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज टू रिमूव टेस्ट एंड odors from the gases produced due to organic decomposition is correct. So option first is correct. Now the next question is question number 34, which one of the following is the disadvantage of internal focusing telescope? इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप का डिसएडवांटेज क्या है? ऑप्शन है, देर आर टू सेपरेट ट्यूब्स, the telescope is more balanced during operation, there is no movement of sliding tubes, the line of collimation is less affected while focusing। देखिए लाइन ऑफ कॉलिमेशन लेस अफेक्ट होगा, तो ये हमारा डिसएडवांटेज ना होकर के ये हमारा एडवांटेज है। ये तो हमारा एडवांटेज हो गया। और कोई स्लाइडिंग नहीं होगी, नो स्लाइडिंग, इसलिए इससे कोई हमारा डिसएडवांटेज नहीं होगा, मतलब ये भी हमारा एडवांटेज हो गया। फिर क्या है, टेलीस्कोप इज़ मोर बैलेंस्ड ड्यूरिंग ऑपरेशन। जब हमारा टेलीस्कोप बैलेंस ज़्यादा अच्छे से होगा तो हम इसको डिसएडवांटेज में क्यों ऐड करेंगे? सो इट इज़ आल्सो एन एडवांटेज ऑफ इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप। सो नाउ ऑप्शन फर्स्ट, देर आर टू सेपरेट ट्यूब्स। यहाँ पर एक दिक्कत आ जाती है कि इसमें दो ट्यूब्स जो होती हैं वो सेपरेटली जुड़ी होती हैं, इस वजह से इसको फिक्स करने में प्रॉब्लम हो जाती है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज देर आर टू सेपरेट ट्यूब्स, विच इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप। इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप में लेंस कौन सा लगता है? लेंस होता है कॉनकेव। लेंस कौन सा होता है? कॉनकेव लेंस। ये हमारा इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप में यूज़ किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35, दैट इज इन एस्टिमेशन एंड वैल्यूएशन द रेट दैट आर levied at the time of transfer or issue of the stock in addition to the book value and storage charge are termed as। ऑप्शंस हैं इशू रेट, मार्केट रेट, सुपरविजन चार्जेस, स्टोरेज चार्जेस। द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज इशू रेट। सो
in estimation and valuation the charges that are levied at the time of transfer or issue of the stock in addition to the book value and storage charge are termed as issue rate। मार्केट रेट क्या होते हैं? जो मार्केट में प्राइस लगता है किसी गुड्स का, उसे मार्केट रेट कहते हैं। सुपरविजन चार्जेस क्या होता है? किसी चीज़ की देख रेख करने पर जो चार्जेस उसका लगाया जाता है वो होता है सुपरविजन चार्जेस। स्टोरेज चार्जेस क्या होता है? किसी मटेरियल को या गुड्स को हम जब स्टोर करते हैं तो उसके लिए जो चार्जेस होते हैं वो स्टोरेज चार्जेस होते हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज इशू रेट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36। द ऑटोक्लेव टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन डैश इन पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट में ऑटोक्लेव टेस्ट जो होता है क्या डिटरमाइन करता है? ऑप्शन है एक्सपेंशन, रेट ऑफ हाइड्रेशन, कैल्शियम कंटेंट, सल्फर कंटेंट। देखिए ऑटोक्लेव टेस्ट होता क्या है? ये हमारा साउंडनेस को डिटरमाइन करता है। सो ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज एक्सपेंशन इज डिटरमाइंड। दैट्स वाई द ऑटोक्लेव टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन द एक्सपेंशन in the Portland cement. It means option first is correct. Now the next question is question number 37. Which of the following material falls under the category of rigid material when checking the dampness of a material? Options हैं bitumen felts, mastic asphalt, polythene sheet, cement concrete. Option D is correct, that is cement concrete. It means the cement concrete material falls under the category of rigid material when checking the dampness of a material। देखिए बिटुमिनस फेल्ट्स क्या होते हैं? ये यूज किए जाते हैं वाटर प्रूफिंग और एंड डैम्प प्रूफिंग। डैम प्रूफिंग और वाटर प्रूफिंग के लिए हम बिटुमेन फेल्ट्स यूज़ करते हैं और क्या होता है मैस्टिक असफाल्ट, ये हमारा प्रोवाइड किया जाता है हैवी ट्रैफिक्ड रोड्स के लिए। इनमें ज़्यादा लोड आए तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। ये मैस्टिक असफाल्ट बनता किससे मिलकर है? ये बनता है हमारा असफाल्ट प्लस फाइन मिनरल से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज question is 38. In this question the question asks that identify the dimensional parameter from the following। क्या पूछा गया है इसमें? डायमेंशनल पैरामीटर पूछे गए हैं। रेनॉल्ड नंबर का फार्मूला होता है RE=ρVD/μ, लेकिन इसकी होता क्या है? इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, इसलिए ये डायमेंशनल लेस हो गया। वहीं ये पूछा है इसने कि डायमेंशनल लेस पैरामीटर कौन है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। देख लेते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फार्मूला क्या होता है। इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा? L²T-1। चेजिस कॉफिशिएंट ये हमारा एक कांस्टेंट होता है, चेजी कांस्टेंट। इसकी डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा L⁻⁴ T-1। फिर आ गया स्पेसिफिक वेट, इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है ml³। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39। Which of the following is the function of the sub-base layer in the pavement? Option first is to resist the abrasive force of traffic. Option B, to provide skid resistance surface. Option C, to minimize the damaging effect of frost section. Option D, to provide a
स्मूथ एंड यूनिफॉर्म सरफेस फॉर राइडिंग। देखिए, सब बेस लेयर का फंक्शन क्या होता है? टू मिनिमाइज द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ फ्रॉस्ट एक्शन। फ्रॉस्ट एक्शन से जो डैमेजिंग इफेक्ट होता है उसको मिनिमाइज करने के लिए सब लेयर प्रोवाइड किया जाता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 40। What will be the capacity factor of hydropower if a plant with a capacity of 10,000 kilowatt is to produce 4 lakh kilowatt per hour when operating for 100 hour? जब 100 आवर के लिए ऑपरेट किया जाता है तो ये कितना प्रोड्यूस करेगा यदि इसकी कैपेसिटी 10,000 किलोवाट है? सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। देखिए कितना प्रोड्यूस करता है, 4 लाख। 4 इंटू 10⁵ किलोवाट इंटू कितने घंटे तक करता है? 100 हो गया, डिवाइडेड बाई कितनी कैपेसिटी है? 10,000 इंटू हार्स हैं 100। ये जो 100 था ऊपर वाला 100, ये हमारा परसेंटेज बताएगा, इसलिए इसको मल्टीप्लाई किए हैं। तो अब सॉल्व करते हैं। देखिए ये 4 जीरो से ये कट गया, ये 100 से ये 100 कट गया, बचा कितना? 40%। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 40%। नाउ क्या था? 40% is the right answer. Now the next question is question number 41. What is the relation between equivalent length and actual length for the column with one end fixed and the other end is free? एक एंड फ्री है और दूसरा एंड क्या है? फिक्स्ड है। तब हमारा एल इफेक्टिव क्या होगा? तो ये हमारा होगा 2 टाइम्स ऑफ एक्चुअल लेंथ। सो the right answer is option D, that is L effective equals to twice of L, that is actual length. Now the next question is question number 42. As per the IS 2185 part 1 2005, what is the minimum average compressive strength for open and closed cavity load bearing masonry unit? ऑप्शन है 1.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर mm स्क्वायर, 2.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 0.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एज पर IS 2185 पार्ट 1 2015, मिनिमम एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 43. According to Central Building Research Institute CBRI, what is the specification adopted for floor of single and double story building? सिंगल और डबल स्टोरी बिल्डिंग के लिए कौन से स्पेसिफिकेशन अडॉप्ट किए गए थे अकॉर्डिंग टू CBRI? ऑप्शन हैं 38 mm थिक सीमेंट कंक्रीट 1:4:6 लेड ओवर 11.5 सेंटीमीटर थिक सीमेंट कंक्रीट 1:5:10। दूसरा ऑप्शन है 30 mm थिक सीमेंट कंक्रीट 1:3:5 लेड ओवर 11.5 सेंटीमीटर थिक सीमेंट कंक्रीट 1:5:10। ऑप्शन सी इज 40 mm थिक सीमेंट कंक्रीट 1:3:5 लेड ओवर 11.5 सेंटीमीटर थिक सीमेंट कंक्रीट 1:5:10। ऑप्शन डी इज 38 mm थिक सेंटीमीटर सीमेंट कंक्रीट 1:2:4 लेड ओवर 11.5 सेंटीमीटर थिक सीमेंट कंक्रीट with 1:5:10 रेशियो। सो
The correct answer is option D, that is 4. According to CBRI, option 4 is correct. Now the next question is question number 44. According to IS 10262/1982, what should be the compressive strength of OPC of grade C? ग्रेड सी की compressive strength कितनी होगी? ऑप्शन है 32.5 to 37.5 MPa, 42.5 to 47.5 MPa, 37.5 to 42.5 MPa, 47.5 to 52.5 MPa. The right answer is option B, that is 42.5 to 47.5 MPa. Now the next question is question number 45. Which of the following is the chemical classification of rocks? रॉक्स का केमिकल क्लासिफिकेशन कौन सा है? ऑप्शन है फॉलिएटेड रॉक्स, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स, सिलिशियस रॉक. सो केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक इज सिलिशियस रॉक. स्ट्रेटिफाइड रॉक्स कौन से होते हैं? जो एक्सिबिट करते हैं अलग अलग लेयर के, मतलब स्ट्रेटिफाइड में डिफरेंट लेयर्स होती हैं. और एग्जाम्पल है इनका लाइम स्टोन हो गया, सैंड स्टोन हो गया, एटसेट्रा. अनस्ट्रेटिफाइड जस्ट अपोजिट हो जाएंगी हमारी स्ट्रेटिफाइड रॉक्स के, मतलब इसमें डिफरेंट लेयर्स नहीं होती हैं. इसका एग्जांपल है ग्रेनाइट, क्वार्टज, गिनीज, एटसेट्रा. फिर आ जाते हैं फॉलिएटेड रॉक्स की तरफ. क्या है फॉलिएटेड रॉक्स? इसको हम क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक भी बोलते हैं. इसका मेन एग्जांपल है मार्बल. ये बनते किससे हैं? हीट और प्रेशर की वजह से इनका फॉर्मेशन होता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 46. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ टाइल ड्रेनेज? टाइल ड्रेनेज का एडवांटेज क्या है? ऑप्शन है इट decreases the volume of soil from which the root can be obtained food. नहीं, ये गलत है. ऑप्शन 2 इज इट डिक्रीजेज एयर सर्कुलेशन. टाइल ड्रेनेज एयर सर्कुलेशन नहीं डिक्रीज करती हैं. ऑप्शन सी इज इट डिक्रीजेज बैक्टीरियल एक्टिविटी. नहीं, बैक्टीरियल एक्टिविटी भी डिक्रीज नहीं करती. सो ये भी आंसर गलत हो जाएगा. नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज it removes the free gravity water that is not directly available to the plants. That is correct. Now the advantage of tile drainage is that it removes free gravity water that is not directly available in the plants. Now the next question is question number 47. According to IS 456/2000, according to IS 456/2000, that is a code of RCC, what should be nominal cover of reinforcement for footing? फुटिंग के लिए रेनफोर्समेंट के नॉमिनल कवर कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू IS 456/2000? ऑप्शन है 50 mm, 20 mm, 30 mm, 45 mm. फुटिंग के लिए नॉमिनल कवर हमारा होता है 50 mm. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज 50 mm. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 48. विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज एलुवियल फूड प्लेन्स फ्लोज इन 2 or more चैनल अराउंड एलुवियल आइलैंड? ऑप्शन है फ्लैसी रिवर. नहीं,
ऑप्शन बी वर्जिन रिवर, नहीं। ऑप्शन डी टाइडल रिवर, नहीं। ऑप्शन सी ब्रेडेड रिवर। सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज ब्रेडेड रिवर। ब्रेडेड रिवर is an alluvial food plains flows in two or more channel around alluvial island. So the option C is correct. देख कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं एसएससी जो आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, इनको क्या करना है, डायरेक्टली याद कर लेना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 49, जो कि एसएससी ने गलत दे दिया था, इसलिए इसके नंबर भी सबको मिल गए थे। इसे सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50 एंड दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। इसमें पूछा गया है डैश इज 33 फीट लॉन्ग एंड इज मोस्टली यूज्ड फॉर कैडेस्ट्रल सर्वेइंग। कैडेस्ट्रल सर्वेइंग के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है और ये होता है 33 फीट लॉन्ग। तो ये कौन सा होगा? फर्स्ट है गंटर्स चैन, रेवेन्यू चैन, फिर है बैंड चैन, मैट्रिक चैन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन 2, दैट इज रेवेन्यू चैन। रेवेन्यू चैन में क्या होता है, जो हमारा लेंथ होती है 33 फीट होती है और लिंक्स जो होते हैं इसमें लिंक्स होते हैं 16। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 2। देखते हैं और भी चेन्स के बारे में। गंटूर चैन, इसमें 100 लिंक्स होती हैं और इसकी लेंथ होती है अबाउट 20 मीटर। फिर आ जाते हैं हम मैट्रिक चैन में। मैट्रिक चैन में इसकी लेंथ होती है 20 to 30 मीटर।